आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सह जनजाति उल्लान समारोह में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम रांची में आयोजित की गई है और हम सबका नेतृत्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे दीपक प्रकाश जी, राम कुमार पाहान जी, बड़ाइक जी और सभागार में या इस समय इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण। धरती आबा बिरसा मुंडा का आज पुण्यतिथि है, यानी 24 वर्ष के आयु में उन्होंने हम सब का नेतृत्व करते हुए इस मिट्टी के लिए अपने आप को बलिदान किया। उसकी आयु कम थी, बहुत कम आयु होने के बावजूद भी एक लंबी लकीर देश के इतिहास में खींचा है, रेखांकित किया है। और उन अगुआ में से भगवान बिरसा मुंडा एक है जो स्वतंत्रता आंदोलन के भूमिका में अग्रिम पंक्ति पर उनका नाम हम सब देशवासी, जनजाति समाज से, आदिवासी समाज से, मुंडा परिवार से, हम सब जानते हैं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के नाते न केवल आदिवासी समाज के बीच में बल्कि देश की मौलिक बातों को, जल जंगल जमीन की बातों को, या हमारे जो आत्मनिर्णय का, स्वनिर्णय का एक नैसर्गिक व्यवस्था और अधिकार है जो पराधीन रहकर हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम ऐसी व्यवस्था से अपने को स्वतंत्र चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उन दिनों में उन्होंने हम सब का नेतृत्व किया, देशवासियों का और तमाम जनजाति समाज का नेतृत्व किया। जब कोई व्यवस्था नहीं थी, संगठन और संगठित करने का इस तरह से साधन उपलब्ध नहीं था, सिर्फ जंगल की एक गूंज, भावनाओं से जुड़े हुए अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से जो शोषण हुआ उसके विरुद्ध एक उलगुलान का शंखनाद हुआ। उलगुलान जो आंदोलन या जिसे क्रांति या जिसे संघर्ष कहा जाए, लड़ाई कहा जाए, मुंडारी शब्द के उत्पत्ति में उलगुलान का नारा दिया गया, उलगुलान कहा गया कि यह उलगुलान है वैसे ताकतों के विरुद्ध में जो हमारे ऊपर में शासन व्यवस्था थोप कर हमारे उन मौलिक बातों को छीनना चाहते हैं, मौलिक अधिकारों को छीनना चाहते हैं और जो हमारी नैसर्गिक व्यवस्था है उस नैसर्गिक व्यवस्था पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम देश आजाद हुआ। 1900 में उन्होंने नेतृत्व करते हुए अपनी आहुति दे दी और उसके बाद इस देश में एक कानून बना जो इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं। इंडिया एक्ट
1935 के माध्यम से देश को कैसे हम व्यवस्थित करें, इस दृष्टि से एक कानून और एक व्यवस्था खड़ा करने की कोशिश अंग्रेजों ने की। लड़ाई पूरे देश में चालू हो गई थी, प्रारंभ हो गया था, और सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले बिरसा मुंडा जैसे नेतृत्वकर्ता के बल पर संगठित होकर विद्रोही बन करके लड़ाई लड़ते हुए देश को आजादी का एक मुकाम तक पहुंचाया और देश स्वाधीन हुआ। देश 1947 में स्वाधीन हुआ। ऐसे बलिदान देने वालों की श्रृंखला बहुत अधिक है, लेकिन अग्रिम पंक्ति पर हमेशा भगवान बिरसा मुंडा हम सब के प्रेरणा स्रोत, एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक नेतृत्व के धनी, जिनको हम सब भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के रूप में जानते हैं। आज हम पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हम सब श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पर उस श्रद्धांजलि के साथ हमारी जिम्मेदारी वर्तमान में भी और भविष्य में भी जुड़ी हुई। आज मैं इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करूंगा कि यदि हम जनजाति समाज की बात करें तो 10.5 करोड़ जनजाति समाज के सदस्य इस समय देश में जनगणना के अनुसार है, तो इसकी संख्या अभी और बढ़ी है। इसकी संख्या और अभी सेंसस जब आएगा तब डेटा आएगा, लेकिन जो परिणाम और जो पहचान, जिस तरह से हमारे जनजातीय समाज की जीवन पद्धति है, उसकी पहचान को की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए जो अगुआ बने भगवान बिरसा मुंडा, उसी के पथ पर चलते हुए लोगों ने अध्ययन किया कि जनजाति समाज क्या है। और जनजाति समाज के उन अध्ययनों में इस बात का लोगों ने एक तरीके से मूल्यांकन करते हुए माना, स्वीकार किया कि इनके जीवन पद्धति पर किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, इसके लिए एक विशेष प्रावधान और विशेष संवैधानिक व्यवस्था होना अति आवश्यक। और इसी दृष्टि से पूरे देश के अंदर पहले जैसे हम लोग सीएनटी एक्ट के मामले में जानते हैं कि 1908 में सीएनटी एक्ट प्रावधानित हुआ, सीएनटी एक्ट के रूप में यह पारित हुआ। और यह कानून इस बात का अधिकार देता है कि जनजातीय समाज के जल जंगल जमीन सुरक्षित रहे और उसके डेमोग्राफिक लाइफ पर किसी तरह का हस्तक्षेप ना। बाद के दिनों में इसी कानून के आधार पर देश में कई राज्यों में आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी जनजातीय क्षेत्रों के लिए टेनेंसी एक्ट बनाए गए और देश भर के सभी कानून को, ऐसे राज्यों के सभी कानूनों को सम्मिलित करते हुए 9th शेड्यूल में, संविधान के 9वें अनुसूची में शेड्यूल किया गया, सुरक्षित किया गया कि इन सारे कानूनों को राज्य स्तर पर यदि कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी संशोधन करने की बात भी यदि होगी तो वो संवैधानिक संशोधन के आधार पर भारत के पार्लियामेंट में भी चर्चा होगी और 9th शेड्यूल के अधीन उसकी स्वीकृति यदि नहीं होगी तो उस पर कोई संशोधन नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा हथियार या बहुत बड़ा आदिवासी समाज के लिए एक मौलिक और जल जंगल के अधिकारों को बराबर सुनिश्चित रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई। 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड जो लॉज है उसके बारे में देश के तमाम जनजातीय क्षेत्रों के कानूनों को उसमें सम्मिलित करते हुए
उन क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया और कहा गया कि ये 9th शेड्यूल में प्रोटेक्टेड भी रहेंगे और इसके साथ साथ इसकी जो व्यवस्था और प्रशासनिक, इसलिए संविधान में जनजातीय प्रशासन का एक चैप्टर दिया गया है, आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 यह कहता है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में किस तरीके से सीधे राष्ट्रपति राज्यों को उत्तरदायी बनाएंगे। यह बात सही है कि भारत की व्यवस्था, भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अनुशंसा पर राष्ट्रपति उन सारे कार्रवाइयों को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन उन सारे चीजों में राष्ट्रपति अपना सुझाव दे सकते हैं, कुछ चीजों में वो अपनी सहमति असहमति दे सकते हैं और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। ये एक पक्ष है। तो आर्टिकल 244 ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि सीधे राज्यपाल से वो समय समय पर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय प्रशासन पर सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए एक आज बड़ा विषय बन गया है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिन आंदोलनों के बल पर आत्मनिर्णय के अधिकार को संवैधानिक मर्यादाओं के सीमा रेखा में बांधते हुए कि जल जंगल जमीन का अधिकार न केवल एक प्रदेश में रहने वाले जनजाति का है, बल्कि देश भर के जनजाति समाज को उनके मौलिक और जल जंगल जमीन के साथ उनका जुड़ाव बना रहे, इसका प्रबंधन करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा खड़ी की जाए, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि समय समय पर परामर्श लेने के लिए एक परामर्शदात्री समिति होगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से, यानी वो परामर्श देगा हर ऐसे नीतिगत मामलों पर जिसमें राज्य सरकार एक्ट करेगा और उनके सहमति असहमति को ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में जो सुरक्षा कवच उन्हें उपलब्ध कराया गया है, वो सुरक्षा कवच पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो रहा है और सीधे राज्यपाल इन सारे चीजों का मूल्यांकन करते हुए व्यवस्थित रूप से साल में एक बार उन राज्य के तमाम गतिविधियों को, खासकर जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को, उनके विकासात्मक कार्यक्रमों में अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाले उन सारे चीजों का मूल्यांकन करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके बारे में उन क्षेत्रों में व्यय की गई राशि का नहीं, बल्कि उसके अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव का सही तरीके से मूल्यांकन करते हुए उन क्षेत्रों को प्रतिबिंब करेगा कि संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर उन्हें किसी भी तरह का जो नुकसान हमारे पूर्वजों ने उन कानूनों के माध्यम से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था दी है, वो बरकरार रहे। लेकिन मुझे कुछ चीजें सुनने में आई, वो कुछ चीजें देखने में भी आई, उस पर चर्चा हो रही है। अब राज्य सरकार को इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और राज्य सरकार इन बातों को कितना ध्यान में रख रही है, ये बात इस समय के प्रशासन और इस समय के सरकार किस तरीके से करे, उसका मूल्यांकन जनजातीय समाज को निश्चित रूप से करना चाहिए। जनजातीय समाज का जागरूकता का परिचय ऐसे समय में होना चाहिए। हम एक विद्रोही के रूप में नहीं, बल्कि हमारा दायित्व के रूप में हम इस समय अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके, यह सबसे बड़ा कार्य हमारे जिम्मे है। हमारा सिर्फ यह कहना नहीं है कि हमारा विरोध करने का दायित्व था, हमने विरोध किया। होना क्या चाहिए, इसके लिए बाध्य करना
हमारी जिम्मेदारी है। भगवान बिरसा मुंडा ने उन दिनों में डोम्बारी बुरु से डोम्बारी पहाड़ से उलगुलान एटियाकना सोपेन को हिजू पे सोपेन को जमन पे नगाड़ा बजेगा, सब लोग जमा होइए और हम इन लोगों के खिलाफ में आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। एक तरफ जहां उन्होंने आंदोलन के बल पर लोगों को संगठित किया, वहीं शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का एक सूत्र भी जनजाति समाज को दिया, जिसको हम आज विरसायत के रूप में देखते हैं कि श्वेत वस्त्र पहनकर वो उन सारे चीजों को मान्यता, उन सारे चीजों को लेकर चलते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से जीवन को अपने जो नैसर्गिक व्यवस्था है उसको बरकरार रखते हुए कैसे जीना चाहिए, उसका एक पथ प्रदर्शक के नाते, मार्गदर्शक के नाते, और इसलिए उनको अवतरण माना गया। धरती आबा का मतलब है कि धरती से उनकी उत्पत्ति हुई एक अवतार के रूप में, अवतार पुरुष के रूप में, और उन्होंने एक मार्गदर्शन जहां अपने समाज को जागृत करने के लिए दिया कि जनजाति समाज शालीनता से, सहजता से, समर्पण से, अपने मन के अंदर कोई किसी तरह का कष्ट न पालकर कैसे जीवन को आगे ले चले, सहचर भाव से, सहचर व्यवस्था से, उसका एक सूत्र मार्गदर्शन दिया। वही अंग्रेजों को कहा यह जमीन, यह धरती, ये मात्र एक टुकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रकृति का एक ऐसा स्पंदन, ऐसा कृति है जिस कृति को सुरक्षित रखने के लिए मानव जीव के रूप में हम जीवन प्राप्त किया है। उन्होंने उस आंदोलन में जहां उनका विद्रोह किया, वहीं इस सूत्र के साथ कि हम प्रकृति के हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति जो हमारे कृति से पहले बना हुआ है, जो हमें हमेशा देता है, हर तरह की चीजों को देने की क्षमता है, कुछ मांगता नहीं है, वो प्रकृति है। उसके साथ जीना, उसके साथ अपने को महसूस करना, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, और उसके साथ जीना मरना, यही हमारा जीवन का मूल्य आधार है। और इसलिए उन्होंने आत्मनिर्णय के अधिकार को इस रूप में अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया कि अंग्रेज बाध्य हुए उन समय में सीएनटी एक्ट बनाने के, कि कोई भी जमीन जनजातीय समाज का दूसरा नहीं ले सके, ताकि उसका डेमोग्राफी खराब हो, ताकि उसका चारित्र्य में परिवर्तन हो, चाहे उसका रहन सहन और उसकी जो जीवन पद्धति है उसमें परिवर्तन। उस पर जो डिबेट हुआ है, उस पर जो रिसर्च हुआ है, या उसको ड्राफ्ट करने के पहले जो चर्चा हुई है, उसकी एक प्रति मुझे सौभाग्य से प्राप्त हुई थी और मैंने उसको देखा था। ये पहला ड्राफ्ट जब 1903 में आई थी, 1908 में यह कानून पारित हुआ जिसको सीएनटी एक्ट 1908 कहते हैं, वो 1903 में पहला ड्राफ्ट आया था। और उस 1903 के पहले ड्राफ्ट में जो चीजें आई थी, जो बातें कही गई थी, जो बाद के दिनों में 1908 में उसको सीएनटी एक्ट के रूप में पारित किया गया। उस समय में बिहार अलग प्रांत नहीं था। उस समय में एक तरीके से प्रेसिडेंसी के रूप में अस्थाई बिहार, अस्थाई के रूप में हम देखते थे, उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं देखते थे। उस समय का यह कानून जो सारे क्षेत्रों को यह करता है, जो बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों को भी, उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों को भी, सारे जगहों को इस कानून के दायरे में देखता है। और इसलिए बाद के दिनों में उड़ीसा में भी कानून बने, बंगाल में भी कानून बने, इसी तरीके से देश के अन्य प्रदेशों में भी कानून बने। गुजरात में भी टेनेंसी एक्ट ट्राइबल एरिया के लिए है, महाराष्ट्र में भी टेनेंसी एक्ट है। इस तरीके से देश के कई हिस्सों में टेनेंसी एक्ट, जिसको 9th शेड्यूल में प्रोटेक्ट किया गया है।
तो आज कहने का यह मतलब है कि आज भी उनके जो सूत्र हमें उन दिनों में मिले थे प्रासंगिक है। आज हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पॉलिसी लेवल में, और मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने ड्राफ्ट देखा है, कुछ चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा आशंका की दृष्टि से आने वाले दिनों में इससे जो नुकसान होगा, इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि हमारा एक बड़ा भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो जो आशंका हम देख रहे हैं, जो भविष्य के बारे में हमें दिखाई दे रहा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। क्योंकि मंत्री परिषद अपने अनुकूल चीजों को ही देखे, इसलिए परामर्शदात्री नहीं होता। मंत्री परिषद अपने कार्यों को करने के लिए सुधारात्मक दृष्टि से कैसे देखे, इसलिए परामर्शदात्री का, इसलिए एडवाइजरी काउंसिल कहा गया। और ये जिस तरीके से बनाने की कोशिश हुई, एक तो सेंट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है, और दूसरा हो रहा है कि वो एडवाइजरी करेक्टर ही खत्म हो जाए, उसका दंत विहीन एक संस्था रहे, इस दृष्टि से। और उसमें जो एक राष्ट्रपति समय समय पर राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मांगेंगे, वो परामर्शदात्री के माध्यम से वेटिंग करते हुए जाए, ये व्यवस्था ही इसमें खत्म करने की कोशिश हो रही है। ऐसे कई चीजें हमने सरसरी निगाह से देखा है, और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के लिए जनजाति मोर्चा का दायित्व बहुत बढ़ गया। आज पंचायत की सशक्त भूमिका कैसे हो, राज्य सरकार की चिंता थी। समय बीत गया चुनाव कराने के लिए, इसने कोई भी तैयारी नहीं की। अब ये ठीक है, इस समय ये कह सकते हैं वैश्विक महामारी, लेकिन इसके पहले जब स्थिति थी तो इसके सामान्य सभी जगहों में स्थानीय निकायों की चुनाव हुई है, उन प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए। लेकिन झारखंड में फिर से जनजातीय समाज, जिसके लिए भूरा कमेटी बनी, जिसके लिए 73वां 74वां संशोधन हुआ, संविधान में व्यवस्था हुआ कि कैसे पारंपरिक व्यवस्था के साथ संवैधानिक व्यवस्था काम कर सकता है, और कैसे उसके माध्यम से हम सोशल ऑडिट के माध्यम से काम कर सकते हैं। मित्रों, संवैधानिक व्यवस्था फिर आने वाले दिनों में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, कहीं संवैधानिक व्यवस्था का जो मूल मेरुदंड है उस पर प्रहार ना, क्योंकि आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस समय इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार हमारा मंत्रालय ने 36,000 गांवों को आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई। 36,000 गांवों को आदर्श गांव योजना अगले 5 साल में करने की एक बृहद योजना बनाई है, जिसमें आधारभूत संरचना से लेकर मानव प्रबंधन, स्किल डेवलपमेंट से लेकर रोजगार से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर पेयजल सुविधा से लेकर सारी तरह की व्यवस्था उन गांव में संपूर्णता जिसको कहा जाए, उसमें नेटवर्क व्यवस्था से लेकर सारी चीजों को, लगभग उसमें 55 ऐसे चीजों को, सुविधाओं को गांव में पहुंचाना है। ये सुनिश्चित करने का काम हमारा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ करने का निश्चय किया है, और अभी हम फर्स्ट फेज में प्रत्येक वर्ष 7-7 हजार गांव करके इसको हम जोड़ने जा रहे हैं। ये जनजातीय क्षेत्रों के गांव में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ताकि गांव सशक्त हो, गांव की भूमिका सुनिश्चित हो। लेकिन जिस तरीके से झारखंड में चीजें चल रही है, एक आशंका को जन्म दे रहा है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारे प्रखंड स्तर पर
एकलव्य मॉडल स्कूल, नवोदय स्कूल जो जिला में एक होता है, हमारा प्रखंड में एक होगा। जनजातीय बच्चों के लिए एक बड़ा कार्य योजना, नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एकलव्य विद्यालय बनाने का, निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निश्चय आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो। अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने सभी राज्यों से कहा है कि आधारभूत संरचना के दृष्टि से जो सीएचसी और पीएचसी स्तर तक की यूनिट है, वहां पर कैसे हम सुविधाएं पहुंचा सके और उसके लिए जो राशि की आवश्यकता होगी हमारा मंत्रालय उपलब्ध कराए। आज जनजातीय मंत्रालय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही अभी इसके बाद प्रधानमंत्री आवास पर बैठक है। हम सब अनौपचारिक रूप से चर्चा करेंगे कई चीजों पर कि जनजातीय क्षेत्रों के कार्यों को हम सीधे हम जनता तक कैसे और बेहतर ढंग से पहुंचा सके। और यह बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि प्रधानमंत्री जी ने आज इस पर चर्चा करने का तिथि निश्चय किया है और हम आज उनके साथ 5 बजे से बैठक में सम्मिलित हैं। हमारी यह बैठक अनौपचारिक ढंग से होगी, लेकिन हम उनके सारे विषयों को सही ढंग से कैसे आगे कर सके इस पर चर्चा करें। आज प्रधानमंत्री चिंतित है कि जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय असीमता, जनजातीय सुरक्षा, जनजातीय जीवन, जनजातीय जीवन पद्धति और उनका संपूर्ण विकास हम कैसे करके प्रतिबद्ध होकर यह सुनिश्चित कर सके, समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा कर। पिछले 70 वर्षों में जनजातीय समाज की बात हुई, जनजातीय समाज के क्षेत्रों के योजनाओं की बात हुई, लेकिन जनजातियों के लिए नहीं हो पाई। उस कार्य योजना को पूरा करने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। आज आपको खुशी होगी जानकर कि हमारा एक मंत्रालय इस समय जो पूरी तरीके से पेपरलेस है, पूरा डेटाबेस है, हर गांव की सूचना अब आपको उपलब्ध होगी जनजातीय क्षेत्रों और उसके प्रशासन। ऐसे में राज्य सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है, लेकिन जिस तरीके से अभी दिखाई दे रहा है झारखंड का भविष्य को, हम इस पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि झारखंड का भविष्य भारतीय जनता पार्टी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सक्रियता के आधार पर सुनिश्चित करे कि झारखंड प्रांत और जनजातीय समाज, झारखंड प्रांत के जनजातीय समाज और देश भर के जनजातीय समाज अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न रहे और जिन बातों को लेकर धरती आबा बिरसा मुंडा ने अपनी जीवन की आहुति दी है, उस आहुति को हम इन सारे कार्यों को पूरा करते हुए कि देश भर के जनजातीय समाज विकास के दृष्टि से आगे बढ़े, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ सुसज्जित हो और भविष्य उनका बेहतर हो। मित्रों, अभी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं राज्य सरकार से कि जो कार्य झारखंड में जनजातीय समाज के लिए हम करना चाहते हैं उस पर गति लेकर के आए, लेकिन गति से ज्यादा उस कार्य में धीमी दिख रही है। इसके बारे भी हमारा चिंता है। भगवान बिरसा मुंडा को सही श्रद्धांजलि तभी होगा जब जनजातीय समाज के हर परिवार में मुस्कुराहट दिखाई देगी, तभी हम मानेंगे कि जो अगुआ हमारे लिए बलिदान दिया उस बलिदान का परिणाम जनजातीय समाज सही तरीके से उपयोगी बना रहा है। मित्रों, बहुत ज्यादा कहना नहीं है, पर मैं इस बात के लिए हमारे जनजाति मोर्चा के तमाम अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों को जो इस समय वहां उपलब्ध हैं, ऑनलाइन है, मैं उन सारे लोगों को इस आयोजन के लिए और श्रद्धांजलि में सम्मिलित होने का मौका देने के लिए हार्दिक आभार एवं आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।